गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जनसत्ता, दैनिक जागरण और जो अन्य हिंदी न्यूज़पेपर से जो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप लोगों तक पहुंचाना, और इस पर वीडियो बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं उस कंटेंट को उठाकर अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसके बारे में विचार विमर्श करके। तो आजकल नागर एकेडमी, नीतीश, रवि, रूपम, सोनम, मतलब जो हमारे सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं, चेहरा तो नहीं कह सकते हैं, जो लोग हैं, मैं भी आप लोगों को मिस करता हूँ। आप लोगों का कमेंट नहीं आता है ना, तो सोचने लगता हूँ कहाँ हैं आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। कहीं भी हो अपना कम से कम अटेंडेंस दे दिया करिए, अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे ही मुझे नहीं पता चलता ना कि आप लोगों ने क्लास अटेंड किया हो या वीडियो देखा हो। तो गुड मॉर्निंग, हाय, कुछ भी यदि आप लिख देंगे तो समझ में आता है कि नहीं आप लोग की जो कंटिन्यूटी है कि आप पढ़ रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इस समय आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि सर मैं घर बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा है, सब काम करते रहिए, ये भी स्टार्ट रखिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं आपदाओं की बहुस्तरीय चुनौती, और इसे लिखा अभिषेक कुमार सिंह ने। तो दोस्तों आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि जिस वजह से कोरोना जो पैंडेमिक है, महामारी की वजह से नदियों का जो जल स्तर पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। अभी बारिश हुआ भी नहीं, अब बारिश का सीज़न आने वाला है 21 जून के बाद, और नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार अभी से बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि इस बार कई जगहों पे, ठीक है, कई जगहों पे बाढ़ की स्थिति पिछले साल के या दूसरे साल के कंपैरिजन में बहुत ही भयानक हो। तो उस पर सरकार को, राज्य सरकार को अभी से ही तमाम तरह की जो है चीज़ों को सुनियोजित तरीके से उसे कह सकते हैं लागू करना चाहिए, अन्यथा दोस्तों स्थितियां बहुत ही विकराल हो जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है आपदाओं की बहुस्तरीय चुनौती। जिस स्तर पर चुनौतियां आ रही हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा, कोरोना के संकटकालीन दौर के 2-2.5 महीने के अंतराल में दिल्ली और एनसीआर कहलाने वाले उसके आसपास के इलाकों में 1 दर्जन से ज़्यादा बार भूकंप के हल्के झटके आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो भूकंप आता है दोस्तों वो ज़्यादातर सिटी होता है। सिटी क्यों होता है आपको बता दें, चाहे आप दिल्ली चले जाए, चाहे मुंबई चले जाइए, चाहे वाराणसी चले जाइए, मतलब ऐसे जगह पे जब आप जाएंगे ना तो पेड़ पौधों की संख्या ना के बराबर है। मुंबई में तो ये चीज़ें नहीं है। मुंबई में मतलब दरिया का किनारा है, तो वहाँ पे लोग ज़रूरत के हिसाब से जहाँ भूमि है वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। पर दोस्तों दिल्ली में जाएंगे, बनारस में जाएंगे, ऐसे कई शहरों में जब आप जाएंगे, कलकत्ता के शहरों में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि मतलब पेड़ पौधे हैं कहाँ आखिर। ठीक है, पेड़ पौधे कहाँ हैं, और लोग जिस तरह से मेट्रो का निर्माण कर रहे हैं, भूमिगत मतलब ज़मीन के अंदर सुरंग बना रहे हैं, और खनन करने के लिए किस प्रकार से देख रहे हैं कि धरती की खुदाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हैं कि जो अपने शहरों को विकसित करने के लिए, विकासशील करने के लिए भूमिगत लोग बना रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं ज़मीन के अंदर। तो नेचर क्या अपने आप को बैलेंस करती है। ठीक है, नेचर अपने आप को बैलेंस करती है, और जब तक आप लोग शहरों का जो डेवलपमेंट है उसे एक सुनियोजित तरीके से नहीं करेंगे, तब तक इस तरह की चुनौती आ जाएंगी। अभी देखते हैं दिल्ली मुंबई में ज़रा सा पानी आ जाए, दरिया बगल में होने के बाद भी, दिल्ली के बगल में नदी होने के बाद भी वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, तमाम जगहों पे पानी भर जाता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इन शहरों को सुनियोजित तरीके से नहीं बसाया गया है, इसलिए इन तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन शहरों के सामने खड़ी हो जाती हैं। इसी दौरान दिल्ली एनसीआर के अलावा रिएक्टर पैमाने पर 4 या उससे कुछ अधिक तीव्रता के भूकंप गुजरात से लेकर जम्मू और झारखंड और कर्नाटक तक में आ चुके हैं। सोचिए, भूकंप हो या फिर कोरोना विषाणु का संक्रमण, आपदाओं के बारे में सभ्यता का अनुभव कहता है कि ये अक्सर बिना चेतावनी के आती हैं। जो नेचुरल डिजास्टर, जिसे आप प्राकृतिक आपदा बोलते हैं, वो कभी आपको सूचना दे के नहीं आएगा। वो जैसे ही दोस्तों स्टार्ट होगा ना, तमाम तरह के जो उपकरण बनाए गए हैं उन पे वो ब्लिंक करने लगता है, संदेश आ जाता है कि भाई विस्फोट होने वाला है, चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं।
और कभी भी आपका जो इक्विपमेंट है, ठीक है, वो कभी ऐसे नहीं बताएगा कि नहीं 2 साल बाद यहाँ आने वाला है। जब वहाँ पे चिंगारी होगी, जैसे ज्वालामुखी का जो होता है, वहाँ पे जब इस चीज़ें स्टार्ट होने लगेंगी, तब वो रिएक्टर को भी पता चल जाएगा, ओह यहाँ का जो तापमान है बढ़ रहा है, या फिर जो भूकंप आता है तो वहाँ भी पता चल जाता है, उसके कुछ क्षण के पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे हलचल स्टार्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें इनसे निपटने की तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिलता। इस कारण इन आपदाओं की मारक क्षमता बढ़ जाती है। बीते 2-2.5 महीने के दौरान आए भूकंप के झटकों से मन में कई सवाल पैदा होते हैं। पहला तो यही कि कहीं हम किसी बड़े भूकंप का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई आशंका, तो भूकंप से बचाव के लिए तैयारियों के सवाल भी लगातार खड़े होते हैं। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत की ज़मीन के गहरी परतों से गुजरने वाले भूकंपी क्षेत्र का हवाला देकर भूगर्भवेत्ता कई बार यह आश्वस्ति दे चुके हैं कि हल्की फुल्की ज़मीनी हलचलों से बड़े भूकंप की आशंका खत्म हो जाती है। पिछले 2 साल में दिल्ली और उसके आसपास के झटकों इलाकों में करीब 200 से ज़्यादा बार भूकंप के हल्के झटके आ चुके हैं। इस आधार पर राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के विज्ञानियों का मत है कि छोटे स्तर के ये भूकंप धरती में जमा ऊर्जा को बाहर निकाल फेंकते रहे हैं, इसलिए बड़े जलजले का खतरा नहीं के बराबर रह जाता है। लेकिन इससे पहले 2 महीने के अंतराल में दिल्ली एनसीआर की धरती इतनी ज़्यादा बार कभी नहीं कांपी। और आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली को जिस तरह से बसाया गया है, जिस तरह से वहाँ पे भवन निर्माण या अन्य चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए हैं, यदि यही स्थिति रही, इससे तेज़ झटका यदि महसूस हुआ दिल्ली में, तो पूरा दिल्ली धराशायी हो जाएगा। ठीक है, जो लोग दिल्ली जाकर घूमे हैं वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का बसावट है, बनावट है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही खतरे की घंटी है। जिस तरह से बार बार धरती कांप रही है, भूकंप आ रहा है, महसूस हो रहा है, इसलिए बार बार यह सवाल परेशान कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल 12 अप्रैल से लगातार लौटते छोटे भूकंप किसी बड़े संकट का इशारा हो और ऐसे में इनकी अनदेखी भारी पड़ जाए। कभी कभार क्या होता है ना, जब एक ही घटना 2-3 बार हो छोटे स्तर पर, तो समझ जाना चाहिए कि इसका बड़ा विस्फोट भी होने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो सरकार को सबसे पहले चौकन्ना रहना चाहिए। ठीक है, भूकंप की तीव्रता के हिसाब के 5 हिस्सों में बटे भारत के नक्शे में दिल्ली एनसीआर का इलाका जोन 4 में आता है। बड़े भूकंप की सर्वाधिक आशंका जोन 5 में होती है, जिससे पूरा पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका, गुजरात का भुज क्षेत्र और अंडमान निकोबार सर्वाधिक खतरे वाले जोन 5 में आते हैं। आपको याद होगा शायद 2001 में कच्छ, जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर भूकंप आया था दोस्तों। लाखों लोग मारे गए थे, जान माल कहें सारी चीज़ों का नुकसान हुआ था बहुत बड़े व्यापक स्तर पर, जिसे सदियों तक नहीं भुला जा सकता। तो इस तरह की स्थितियाँ फिर ना आए, इसलिए सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें पहले से इंतज़ाम करना चाहिए। इसके बाद जोन 4 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ इलाके और सिक्किम तक फैला हुआ है। तीसरी श्रेणी में कुछ कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व केरल के आंशिक इलाके आते हैं। शेष भारत में सबसे कम खतरे वाले रिस्क जोन में 2 आता है। इस दृष्टि से देखें तो देश की राजधानी का यह क्षेत्र बड़े जलजले के खतरे से सिर्फ 1 पैरामीटर नीचे है। तो इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा। जब कभी भी किसी से डिबेट हो, अपनी बातें रखने का अवसर मिले, तो इस बात को ज़रूर कहिएगा कि जब प्रकृति बार बार इस चीज़ की ओर इशारा करती है कि मेरा प्रचंड रूप भी हो सकता है, तो ऐसे में सरकारें ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही सुनियोजित क्यों नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा। मैं आपको फिर एक तरफ ले चलूँ, जो बिहार की घटना है। ऐसा कोई साल नहीं होगा जब बिहार में लाखों लोगों को पलायन ना होना पड़े, अपने घर को छोड़कर कहीं अन्य जगहों पर भटकना ना पड़े। और ये आश्वासन पिछले कई साल से सरकारें दे रही हैं। अब जैसे वो जीत जाती हैं, उसके बाद वो भूल जाती हैं। तो दोस्तों यही है, हमें जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की जा रही है, यही चीज़ें हो रही हैं। लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं। आपको एक घटना के बारे में बता दें, पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत, जो एक बहुत बड़े एक्टर थे हमारे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड की, किस तरह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड का जो वजह बताया गया वो डिप्रेशन बताया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो डिप्रेशन है, ये कोई
हल्के में इसको मत लीजिएगा, बहुत बड़ी बीमारी होती है। सोचिए इतना शोहरत दौलत होने के बाद भी, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी एक इंसान कैसे सुसाइड कर सकता है, आखिर क्या वजह है। तो दोस्तों कभी भी याद रखिएगा, यदि आपकी बातों से कोई दुखी होता है, आपके माँ बाप आपकी बातों से हरकतों से दुखी होते हैं, तो ऐसा काम ना करें, क्योंकि धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली पेशेंट बना दिए हैं। ठीक है, यदि कोई आपकी बातों से नाराज़ होता है तो कोशिश करिए 2 मिनट उसके पास बैठिए, बात करिए, क्या दिक्कत है, हो सकता है उसका दर्द कम हो। यही वजह है कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी धनबाद के अनुप्रयोग भूभौतिक और भूकंप विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से जुड़े भूगर्भविदता हल्के झटके को एक अहम चेतावनी की तरह देखने की बात कर रहे हैं। इन विशेषज्ञों के मुताबिक इसके कई कारण हैं, जिनके आधार पर छोटे छोटे भूकंपी झटकों को बड़े भूकंप की आहट माना जा सकता है। अव्वल तो यही है कि यह इलाका भूकंप की दृष्टि से गंभीर या संवेदनशील माने जाने वाले जोन 4 में आता है। दूसरा, यह क्षेत्र बड़े भूकंपों को झेल चुके इलाकों से ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली एनसीआर कहाँ गया, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से 370 किलोमीटर और उत्तरकाशी से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों हमने जो है अपना MBA जो है शिमला से किया है। ठीक है, तो आपको कभी यदि अवसर मिले हिमाचल प्रदेश घूमने का, तो सबसे पहले आप कहाँ जाइएगा, शिमला से कुछ दूरी पे जाएंगे, टूटू करके है जगह स्थान है टूटू, वहाँ पे न्यू शिमला है, ओल्ड शिमला है। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब शांति तो इतना है ना कि जैसे 7 बजेगा ना आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और जैसे आप AC के नीचे रहते हैं, जो वो चीज़ महसूस नहीं कर पाएंगे जब वहाँ के रूमों में रहेंगे। हल्की हल्की हवा जो चलती है ना, तो कभी अवसर मिले तो जीवन को खुला छोड़ें, लोगों के बीच में जाएं, घूमें, दुनिया देखें। इससे क्या होगा, आप वो सब कुछ सीख पाएंगे जो एक आम इंसान, एक शिक्षक आपको नहीं बता पाएगा। इसीलिए जब भी आपको विकल्प मिले घूमने का, तो पहली प्राथमिकता उसे ज़रूर दीजिएगा। ये दोनों ही जगह बड़े भूकंप के लिए जानी जाती हैं। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जाने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला में मौजूद सक्रिय भूकंपी पट्टी से 280 से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह इलाका बड़ी भूगर्भीय हलचलों के नज़रिए से ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में यदि हिमालय में कोई बड़ी हलचल होती है तो उसका बड़ा असर दिल्ली से लेकर बिहार तक हो सकता है। आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को हिमालयी इलाके में 8.2 या इससे भी अधिक की तीव्रता वाले भूकंप का अनुमान जताया है, जिसे एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने इसके पीछे नेपाल में 7.3 तीव्रता 2015 में और वर्ष 2011 में सिक्किम में आए 6.9 तीव्रता के भूकंपों के बीच एक बड़ी कड़ी मौजूदगी को वजह माना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन भूकंपों के कारण इस इलाके की भूगर्भीय प्लेटों में उथल पुथल हो गई है। पहले के झटकों के दौरान इनमें दरारें आ गई थी। एक चीज़ और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, हो सके तो किसी प्रकार का आपके पास ओपिनियन हो, आंसर हो तो ज़रूर दीजिएगा। मैं ज़्यादातर जो चीज़ें महसूस किया हूँ ना, हमेशा गर्मी में ही भूकंप क्यों आता है। जैसे हमारे यहाँ अप्रैल मई जून होता है, उसके बाद आपको याद होगा 2015-2016 में हर दूसरे दिन भूकंप का झटका आता था। और हम उस समय हम लोग इलाहाबाद में थे, तो इलाहाबाद के हॉस्टल से निकल के भागना पड़ता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप गूगल करिएगा, कुछ ऐसी जानकारी आप लीजिए जो सामने वाले के पास ना हो। इससे आपकी क्रिएटिविटी जो है वो खुलकर सामने आएगी। कुछ जानकारियाँ ऐसा ज़रूर रखें अपने पास जो बस आप ही को पता हो। लेकिन हाल ही के भूकंपों के कारण ये दरारें और चौड़ी हो गई। इससे धरती के भीतर की ऊर्जा दरारों के जरिए बाहर निकल सकती है, जो बड़े भूकंप का कारण बनेगी। यह सिर्फ एक आशंका भर नहीं है, क्योंकि वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूकंप का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नेपाल, भूटान, म्यांमार और भारत की भूगर्भीय प्लेटों आपस में जुड़ी हुई हैं। यह भूकंप पूर्वोत्तर से लेकर बिहार, यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के कई इलाकों को प्रभावित करने की स्थिति में हो सकता है। ठीक, उसके बाद है, यह तो सही है कि अभी तक हुई वैज्ञानिक तरक्की भूकंप, समुद्री तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट जैसी आपदाओं पर लगाम नहीं लगा
पाई है। लेकिन सर्वाधिक गंभीर बात यह है कि अमीर गरीब का कोई इन आपदाओं के वक्त और गहरी होकर नजर आती है। विकसित देश में भी प्राकृतिक आपदाओं को रोक भले न पाते हैं, पर इतना सुनिश्चित है कि भूकंप जैसी त्रासदी से भी उनका ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। आपको बता दें, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर डेली एक बार नहीं 2-3 बार 5 बार 10 बार भूकंप आता है, और वो भी इतना आता है कि इतना अगर भारत में आ जाए तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा चारों तरफ। पर वो किस प्रकार से उन चुनौतियों को अवसर में बदल कर फिर खड़ा हो जाते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, 6 अगस्त 1945 एंड 9 अगस्त 1945 में 2 परमाणु बम गिराए गए थे जापान के नागासाकी और फुकुशिमा पर अब सोचिए किसी देश में अगर परमाणु बम गिरा दिया जाए तो कितना पीछे हो जाएगा। पर दोस्तों, वो मैं कह रहा हूँ ना, चुनौतियों को जो अवसर में बदलने का हुनर जिसके पास है, वो दुनिया को दिखा सकता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि उनका आपदा प्रबंधन काफ़ी मजबूत और सुव्यवस्थित होता है। और भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल की तरह भूकंप जापान, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे विनाश के समाचार मिलते हैं। जापान तो भूकंप से ज़्यादा प्रभावित देशों में है, लेकिन हादसों की बारंबारता से सबक लेकर वहाँ न केवल मजबूत और भूकंप रोधी बुनियादी ढांचा खड़ा किया है, बल्कि समय समय पर लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त किए जाने वाले उपायों की जानकारी भी असरदार तरीके से दी जाती है। इसके बरकस नेपाल, भारत, पाकिस्तान जैसे देशों को देखें तो यहाँ आज भी पुरानी जर्जर इमारतों में लाखों लोग भूकंप की परवाह किए बगैर रह रहे हैं। यही नहीं, नई बन रही इमारतों में भी आग व भूकंप से बचाव के नियम कायदों की सतत अनदेखी हो रही है। देश में शहरीकरण के नाम पर जैसा अनियोजित और अनियंत्रित विकास हो रहा, वह सिर्फ एक गंभीर मर्ज बन चुका है। भारत जैसे देश में बस बिल्डिंगें बना दो, बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो भूकंप रोधी हो ना हो, आग लग जाए तो सब झुलस जाएं। आप देखें होंगे कई बार ऐसी घटनाएं हमें बहुत ही दुखी करती हैं कि जिस तरह से अहमदाबाद में या सूरत में एक घटना आई थी, जहाँ पे कोचिंग जो संचालित हो रही थी, अचानक वहाँ पे आग लगी शॉर्ट सर्किट से। उसके बाद मतलब दर्जनों बच्चे झुलस के मर गए, कुछ कूद के मर गए। तो इस तरह की स्थितियाँ ना आने दें, इसलिए जो स्थानीय प्रशासन है उसे इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह से हमारे देश में भ्रष्टाचार है, ये सारी चीज़ें हैं, पर ये चीज़ें फाइलों में ही हैं। उसके बाद कोई क्या बनवा रहा है, क्या कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुंबई जैसे शहरों में जब आप किसी भी भवन का निर्माण करेंगे तो तमाम तरह के दस्तावेजों के माध्यम से सत्यता की जांच होती है कि भूकंप रोधी है कि नहीं, कल को आग लग गया तो कुछ होगा कि नहीं, बाढ़ आ गया तो क्या स्थिति होगा, इन सारी चीज़ों की बात होती है, तब जाके वहाँ घर बनता है। भारत में ज़्यादातर मौके पर ऐसे संकटों से बचाव कोई ठोस जतन करने की बजाय क्षति हो जाने के बाद की स्थितियों से जूझने में ही अधिक दिलचस्पी ली जाती है। कायदे से तो गुजरात के और उत्तरकाशी जैसे अनुभव के बाद भूकंप पूर्णतः सुरक्षित इमारतों के निर्माण की ठोस पहल होनी चाहिए थी, पर वह भी तकरीबन सिरे से नदारद है। अलबत्ता खाना पूर्ति करते हुए शहरी नियोजकों, बिल्डरों और आम लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर डिजिटल एक्टिव फॉल्ट मैप एटलस जरूर तैयार किया गया है। इसमें सक्रिय फॉल्ट लाइन की पहचान के अलावा पुराने भूकंपों का लेखा जोखा है, जिससे लोगों को पता चल सके कि वे भूकंप की फॉल्ट लाइन के कितना करीब हैं और नए निर्माण में सावधानियां बरती जाएं। लेकिन सवाल है कि क्या इस एटलस की जानकारी आम लोगों को है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।